हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई एम तुमसे त्यागी और बायोलॉजी एजुकेटर ऑन रैंक लिस्ट। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर 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 ग्रेट। चलिए जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कौन हमारे साथ जुड़ गए हैं एंड आर वी लाइव। सभी को मैम अच्छे से दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। क्या हम रेडी हैं आज की क्लास स्टार्ट करने के लिए? यस एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। क्विकली ज्वाइन एवरीवन, आ जाइए फटाफट से। यस एवरीबडी, आर वी लाइव? आर वी लाइव? क्या हम आज की ये क्लास स्टार्ट कर सकते हैं? यस, हाय बच्चों, हेलो। सो टुडे वी आर हैविंग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर। आज का हमारे जो क्लास है दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एंड आज हम क्या पढ़ेंगे, आपको पहले ही बता दिया था ऑल्दो मैंने, तो हम आज जेनेटिक कोड और ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वी विल बी स्टडिंग जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन। ठीक है बच्चे, ऑल राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ। So students, if we talk about your genetic code basically क्या होता है ना, यहाँ पर अभी तक आपने देखा था कि we learned about your different types of nitrogen bases। ठीक है, क्या थे हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस? दैट इज A, T, C, G। ये नाइट्रोजन बेसिस थे हमारे पास में, राइट, इन द केस ऑफ योर डीएनए ऑफ कोर्स। अब यहां से हमको क्या देखना था कि ये नाइट्रोजन बेसिस किस तरह प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हैं। यस, हाय, थैंक यू सो मच नवजोत, थैंक यू, थैंक यू बच्चे। ठीक है बच्चे, क्या हो रहा है ना यहाँ पे, किस तरह से दे आर कोडिंग योर पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स, मतलब क्या कैसे कर रहे हैं। क्या यहाँ पर एक ए जो है एक प्रोटीन कोड करता है, मतलब अमाइनो एसिड ऑफ कोर्स। सो अमाइनो एसिड से मिल के हमारे प्रोटीन्स बनते हैं। क्या ये एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा? अगर इस तरह होगा तो बेटा हमारे पास गिनती के सिर्फ 4 ही अमाइनो एसिड्स आ पाएंगे, यस और नो। अगर एक नाइट्रोजन बेस एक अमाइनो एसिड को कोड करता है तो हमारे पास भाई 4 ही तो अमाइनो एसिड्स बनेंगे, समझे? तो अब हमको कुछ ये देखना है कि एक्चुअल में कुछ तो यहाँ पे हमको मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, और ये निकालने की कोशिश करेंगे कि टोटल में हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, है ना, पढ़ा है ना आप लोगों ने क्लास 11th में कि हमारे पास बराबर कितने 20 अमाइनो एसिड्स हैं। अब ये 20 से 22 और भी एक दो नए मिले हैं। तो ये अमाइनो एसिड्स किस तरह के अरेंजमेंट यहाँ पर हमारे नाइट्रोजन बेसिस का होता है कि ये इन 20 अमाइनो एसिड को कोड कर देते हैं। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। अभी देखो, ये तो हमारा फेल हो गया कि एक नाइट्रोजन बेस तो एक अमाइनो एसिड को ऑफ कोर्स कोड नहीं कर रहा है। चलो दो देख लेते हैं। मान लो अगर हम दो भी देखते हैं, नाइट्रोजन बेस का स्क्वायर भी अगर हमने कर दिया तब भी 4 है हमारे पास नाइट्रोजन बेस टोटल में, यस और नो, 4 नाइट्रोजन बेस है, तब भी हमारे पास 16 अमाइनो एसिड ही आते हैं। टोटल अमाइनो एसिड्स तो 20 है, अभी भी ये कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा। तो क्या किया, इनको 3 बार मल्टीप्लाई करने की अब जरूरत पड़ी। एक बारी से नहीं आ रहा, ट्वाइस लिया तो भी 16 अमाइनो एसिड बैठ रहे हैं। तो
3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या आता है हमारे पास में रिजल्ट, 164 अमाइनो एसिड्स आते हैं। ठीक है, तो यही एक पॉसिबिलिटी बचती है। यस, हाय प्रणीता, थैंक यू सो मच। यही एक पॉसिबिलिटी बचती है कि हमारे अमाइनो एसिड्स पक्का से पक्का 3-3 के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और इस तरह से ये क्या बनाते हैं, दे आर कोडिंग फॉर अ सिंगल अमाइनो एसिड। ठीक है, मोटी मोटी कहानी समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, किसने ये किया और कैसे कैसे ये चीज़ें हुई। सबसे पहले यहाँ पे जो ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने वाला जो काम था, ये किसने किया था, साइंटिस्ट के नाम यहाँ इम्पॉर्टेंट हैं, ये नीट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान देना, पहले भी कई बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। इट वॉज योर जॉर्ज गेमाउ। ठीक है, George Gamow was a physicist who studies physics. Simple. ठीक है, he argued that since there are only 4 bases, यानी हमारे पास सिर्फ 4 नाइट्रोजन बेसेस हैं। ठीक है, हमारे पास में सिर्फ 4 नाइट्रोजन बेसेस हैं, एंड इफ दे हैव कोड, इफ अगर उनको किसके लिए, 20 अमाइनो एसिड के लिए कोड करना है, द कोड शुड बी कंस्टिट्यूट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसेस। तो मतलब खाली एक सिंगल बेस से नहीं आया है, पक्का से पक्का ये जो 4 बेसेस हैं A, T, C, G, ये किसी ना किसी कॉम्बिनेशंस में प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन सम कॉम्बिनेशंस, और तब वो उस कॉम्बिनेशन में ही कोडिंग फॉर अमाइनो एसिड्स, ठीक है, तब वो जाके आपके अमाइनो एसिड्स के लिए कोड कर रहे हैं। क्लियर हुई बात, यस और नो? नाउ स्टूडेंट्स, he suggested that in order to code for all the 20 amino acids, सारे के सारे 20 अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। यही मैंने आपको समझाया कि एक सिंगल से तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा, कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे हमने डबल का करके देखा, अगर 2-2 भी पेयर बनाते हैं तब भी सिर्फ 16 अमाइनो एसिड्स ही कोड हो पाते हैं। हमको ज़्यादा करने, हमको 20 अमाइनो एसिड करने, तो उसके लिए इनको कम से कम यार 3 का पेयर तो लगेगा। कैसा, ये कैसा होगा, 3 का कॉम्बिनेशन तो होगा, यानी 3 नाइट्रोजन बेसेस मिलकर ही, ठीक है, 3 नाइट्रोजन बेसेस मिलकर ही एक अमाइनो एसिड को कोड कर पाएंगे, राइट। दिस वॉज अ वेरी बोल्ड प्रोपोजिशन। बेटा इतने कॉन्फिडेंस के साथ उस समय पर इतनी बड़ी बात कह देना बहुत ही बोल्ड प्रोपोजिशन था, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको अटैक करने पे रहते हैं, वो आपको कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, ऐसे कैसे, प्रूफ दो, ये वो ब्ला ब्ला, ठीक है। तो उस समय का ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड प्रोपोजिशन था, बिकॉज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ 4:3 वुड बी 64 कोडोन्स। मतलब कोई ये भी तो बोल सकता है कि भाई ये तो 64 बना रहा है, हमारे पास तो 20 अमाइनो एसिड है, ये नहीं पॉसिबल, ये गलत है, कोई ऐसा भी तो बोल सकता था ना, ठीक है। पर वो अपनी बात पे टिके रहे, उनका मानना यही था कि कॉम्बिनेशन तो भाई 3 का ही है और टोटल में बन रहे हैं इस तरह से हमारे पास 64 कोडोन्स, 4 × 4 × 4, ठीक है, टोटल में हमारे पास 64 कोडोन्स बन रहे हैं। क्लियर? तो ये बात किसने कही है बेटा, साइंटिस्ट का नाम याद रखना, जॉर्ज गेमाउ, ठीक है, जॉर्ज गेमाउ। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर, दिस इज द जेनेटिक कोड विच वॉज बीइंग प्रपोज्ड। एक सेकेंड ना,
आई थिंक इट्स बेटर नाउ। ठीक है, क्या हो रहा है बच्चे, कैन यू सी, ये हमारे वो 64 क्या है कोडोन्स हैं जो जॉर्ज गेमाउ ने बोले थे कि होंगे। क्या किया, 4 कोडोन्स इधर रखे, पुनेट स्क्वायर है बेसिकली, है ना, क्या है, पुनेट स्क्वायर है, इधर UCAG, राइट। तो क्योंकि ये कोडोन्स बेसिकली RNA के होने वाले हैं, तो RNA के अंदर हमारे पास में थाइमीन की जगह यूरासिल होता है। ठीक है, ये कोडोन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, RNA के ऊपर। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेसेस होने वाले हैं वो कौन से होंगे स्टूडेंट्स, दैट वुड बी A, T नहीं होगा, U होगा, साइटोसिन एंड गुआनिन। ठीक है, एडेनाइन, यूरासिल, साइटोसिन एंड गुआनिन। ठीक है बच्चे, आप देखो इधर आ जाओ। सो यहाँ पर भी UCAG रख दिया। ठीक है, अब देखो इस तरह से यहाँ पे यू हैव ट्रिपल UUC। ठीक है, एक तो UUU बन सकता है, UUC बन सकता है, UUA बन सकता है, UUG बन सकता है। 3 का यहाँ पे बनाने की कोशिश की है स्टूडेंट्स। ठीक है, 3 ट्रिपलेट्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से हमारे पास में टोटल 64 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, टोटल में 64 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, U और U की ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, फिर U और C। ठीक है, UA के साथ, G के साथ, ये हमारे पास आ गया ट्रिपल U, UUC, UUA, UUG, ऐसे किया गया है ये। सिमिलरली CUU, CUC, CUA, CUG। समझे? अगर कभी ना समझ में आए तो दोबारा से रीचेक कर लेना इसको। यहाँ पे आपके कोडोन्स लिखने का तरीका ये होता है। तो टोटल में हमारे पास यहाँ पे 64 कोडोन्स आते हैं। कितने आते हैं? टोटल में 64 कोडोन्स आते हैं। अब इन कोडोन्स को जरा समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे देखो, सो these are coding for different amino acids, जैसे कि ट्रिपल यू UUC फिनाइल एलेनिन के लिए कोड कर रहा है, ये दोनों ल्यूसीन के लिए कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं एक से ज्यादा कोडोन्स जो हैं, ठीक है, इस 3 नाइट्रोजन बेस पेयर को हम बोलते हैं 1 कोडोन। ठीक है, ये भी लिख देती हूँ, 3 नाइट्रोजन बेसेस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं 1 कोडोन। क्लियर? ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर एक से ज्यादा कोडोन्स आर कोडिंग फॉर अ सिंगल अमाइनो एसिड। मतलब कि ध्यान से सुन लो मेरी बात, क्या मैं बोल रही हूँ। एक से ज्यादा कोडोन मतलब ये भी एक कोडोन है, ये भी एक कोडोन है। अब एक से ज्यादा कोडोन किसके लिए कोड कर रहा है? फिनाइल एलेनिन के लिए। सिमिलरली इससे ज्यादा आपका कौन कोड कर रहा है? मतलब ल्यूसीन के लिए ये भी कोड कर रहा है, ये भी कर रहा है, नीचे आ जाओ, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो आपके टोटल में ल्यूसीन को कोड करने वाले ही देख लो कितने हैं, 6 कोडोन्स हैं। अंडरस्टूड? ल्यूसीन को कोड करने वाले ही 6 कोडोन्स हमको नजर आ रहे हैं। सिमिलरली सीरीन को कोड करने वाले इतने सारे कोडोन्स हैं, प्रोलीन को कोड करने वाले इतने कोडोन्स हैं, आइसोल्यूसिन को कोड करने वाले इतने हैं, सो एंड सो ऑन, राइट। सो इस तरह से हमारे ये सारे जो हैं अमाइनो एसिड्स को ये कोड करेंगे। आपका लाइसिन हो गया, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, आर्जिनिन, सीरीन, ठीक है, देन यू हैव योर टायरोसिन, क्लियर, सिस्टीन, सारे आपके 20 के 20 अमाइनो एसिड्स आ गए। ऊपर देखो एक बात लिखी गई है, एक और साइंटिस्ट का यहाँ पे रोल आ गया है। क्या लिखा गया है? ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल ईयर्स, धीरे धीरे कई साल बाद
हमारे 3 साइंटिस्ट और इस प्ले में आए और फाइनली इस जेनेटिक कोड को तैयार कर पाए। कौन से वो 3 साइंटिस्ट थे? एक तो थे नीरनबर्ग, दैट इज मार्शल नीरनबर्ग, उसमें से एक इंडियन साइंटिस्ट भी थे, हरगोबिंद सिंह खुराना एंड सेवेरो ओचोआ। ठीक है, सेवेरो ओचोआ। सो दीज आर ऑल द साइंटिस्ट, इन सभी ने मिलके और इनके कलीग्स ने मिलके इल्यूसिडेट किया जेनेटिक कोड को। तो जब भी अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि जेनेटिक कोड किसने इल्यूसिडेट किया है, कौन लेके आया जेनेटिक कोड, तो वो आपके गेमाओ नहीं थे। ठीक है, इट वॉज नॉट गेमाओ, इट वॉज दीज 3 साइंटिस्ट अलोंग विद गेमाओ। ठीक है, कौन थे जेनेटिक कोड लाने के पीछे? ये सारे साइंटिस्ट थे। आपके नीरनबर्ग भी थे, ओचोआ भी थे, हरगोबिंद सिंह भी थे, इन सब ने मिलकर इल्यूसिडेट किया। और अगर मैं बोलूं कि ये किसने बताया कि कोडोन जो होता है हमारा 3 नाइट्रोजन बेस से मिलके ही बनता है और टोटल में हमारे पास 64 कोडोन्स होते हैं, ये बात जॉर्ज गमाओ ने कही थी। क्लियर? तो ये आप साइंटिस्ट के नाम एकदम क्लियर रखना। आप स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात देखो, इन 64 में से, है ना, इन 64 में से आपके 3 जो कोडोन्स होते हैं दे आर नॉट कोडिंग फॉर एनीथिंग। क्या है? नॉट कोडिंग फॉर एनीथिंग, किसी के लिए भी कोड नहीं कर रहे, किसी चीज के लिए कोड नहीं कर रहे, और इसको बोले जाता है दीज आर बेसिकली योर स्टॉप कोडोन्स। क्या है ये 3? स्टॉप कोडोन्स हैं। दे आर नॉट कोडिंग फॉर एनीथिंग, दीज आर स्टॉप कोडोन्स। कौन कौन से 3 स्टॉप कोडोन्स होते हैं हमारे पास में? इधर आ जाओ, ये देखो हमारे पास में स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 स्टॉप कोडोन्स होते हैं, UAA, UAG एंड UGA। ये सभी क्या है? स्टॉप कोडोन्स है। दीज आर नॉट कोडिंग फॉर एनीथिंग। यानी कि अगर आपसे नीट में सवाल आता है हाउ मेनी टोटल कोडोन्स आर एक्चुअली द कोडिंग वंस, जो कोड कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन है उनके पास किसी अमाइनो एसिड की, तो वो कितने हैं बेटा? 64 में से 3 तो घटा दो, है ना, 3 तो माइनस कर दो, बच गया कितना? 61। तो इसमें से हमारे पास 61 कोडोन्स आर एक्चुअली द कोडिंग वंस। ठीक है, क्लियर? टोटल कितना है? 64, जिसमें से 3 क्या है? कुछ नहीं कर रहे, कुछ कोड नहीं कर रहे। एग्जाम्पल बहुत बार पूछे जाते हैं, तो सिंपल है, याद रखना, UAG, U से स्टार्ट होंगे सारे स्टॉप कोडोन्स। ठीक है, ऑल द स्टॉप कोडोन्स स्टार्ट विद U। पहला होगा UAG, अब इसको उल्टा कर दो, G आगे U पीछे, UGA एंड योर हाँ दूसरा क्या है? UAA। ठीक है, UAA। बस इतना याद रखना, तीनों ही U से स्टार्ट होने वाले हैं। पहला हो जाएगा UAG, फिर आप G को पीछे कर दो, A को आगे ले आओ, और तीसरे में दोनों जगह A लगा दो। ठीक है, 2 में G आते हैं, 1 में दोनों जगह A आ रहा है। इजी है, याद रखना, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। आप 2-4 बार पढ़ोगे ये रट जाता है, ये मतलब आपके क्या बोलते हैं उसको, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। UGA, UAG, UUU, UAA। ठीक है, तो इट फिट्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड ऑल्सो यहाँ पर जिस तरह से स्टॉप कोडोन्स होते हैं, स्टॉप कोडोन्स आर बेसिकली मेंट फॉर टर्मिनेटिंग द रिएक्शन। डू यू रिमेंबर, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ट्रांसक्रिप्शन जब होता है, उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में there is a promoter region, then there is a structural gene and then there is a your terminator region। तो बेटा जो प्रोमोटर रीजन की सीक्वेंस होती है ना, दैट इज द स्टार्ट वाली, स्टार्ट करने के लिए। बीच वाला आपका मेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी जो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा होगा।
एंड लास्टली जो टर्मिनेटर वाला होता है उसकी सीक्वेंस क्या होती है स्टूडेंट्स, जो उसको टर्मिनेट कर देती है, दैट इज समथिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेशन। अभी वही सेम कोडिंग जो है आपके mRNA में भी आती है ना, वहां से जो mRNA ट्रांसक्रिप्ट बन के आया है उसके भी पास कुछ वैसी ही इंफॉर्मेशन होगी। उस mRNA में भी ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने की सीक्वेंस होगी और उसको एंड करने की भी सीक्वेंस होगी। स्टार्ट करने वाली सीक्वेंस बेसिकली एक कोडोन होता है विच इज योर स्टार्ट कोडोन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में एक स्टार्ट कोडोन भी होता है, वी हैव अ स्टार्ट कोडोन, क्या है वो, दैट इज AUG, ठीक है। और एंड करने वाले इनमें से, इन तीनों में से कोई भी कोडोन हो सकता है। मान लो पूरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के अंदर कहीं पर भी UAG आ गया तो ट्रांसलेशन रुक जाएगी, ठीक है, टर्मिनेट। UAG की जगह कहीं पे भी क्या आ गया, UGA टर्मिनेट या UAA टर्मिनेट, समझ गए। तीनों में से कोई भी कोडोन अगर mRNA ट्रांसक्रिप्ट पे आ गया तो इट वुड टर्मिनेट द ट्रांसलेशन प्रोसेस। स्टार्ट कोडोन का एक फंक्शन और भी होता है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग मेथियोनिन। क्या करता है ये, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल मेथियोनिन नाम के अमाइनो एसिड को भी कोड करता है। यानी इससे एक बात समझो, अगर आपका हमेशा स्टार्ट कोडोन इज AUG, स्टार्ट के लिए यही है और कोई ऑप्शन नहीं है, टर्मिनेट के लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, पर स्टार्ट हमेशा AUG से होगा। यानी हर mRNA की जो सीक्वेंसिंग होगी वो हमेशा AUG से शुरू होगी। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। Every mRNA sequencing will be starting from AUG। यानी स्टूडेंट्स जब भी किसी mRNA से प्रोटीन बनेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात मैं क्या कह रही हूँ, जब भी किसी mRNA से फर्दर क्या बनता है, प्रोटीन ही बनता है ना। सेंट्रल डोग्मा याद है, DNA से mRNA बना, mRNA से प्रोटीन बनेगा। तो यानी उस प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस है उसमें हमेशा सबसे पहला अमाइनो एसिड कौन सा होने वाला है, चलो मुझे बता दो। एक क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए, बहुत सिंपल मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि mRNA की सीक्वेंस अगर AUG से स्टार्ट हो रही है तो यानी आपकी प्रोटीन्स की जो सीक्वेंस होगी अमाइनो एसिड की, उसमें सबसे पहला अमाइनो एसिड हमेशा कौन सा होगा। अगर आप ये बता पाएंगे देन इट वुड बी ग्रेट। चलिए एनीबडी, कोई भी यहाँ पे आंसर करना चाहेगा। भाई कोई तो जवाब दे दो, किसी को भी कोई बात समझ नहीं आई क्या यहाँ पे? हाँ, नहीं समझ में आया तो चैट बॉक्स में लिख दो कि मैम नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो बता दो कि मैम हमको नहीं समझ में आया, आई विल एक्सप्लेन अगेन। बट शांत मत बैठो, थोड़ा सा क्लास में एक्टिवनेस होनी चाहिए। यस एनीबडी, प्रणिता, नवजोत, लोकेश, नहीं समझ में आया? I want you guys to answer. Yes. Waiting, still waiting for your answers. अरे हाँ या ना कुछ तो बोल दो यार, ऐसे तो मत करो।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने। रिपीट वंस, चलिए रिपीट कर देते हैं। और बाकी बच्चे कोई आंसर देना चाहेगा? लोकेश ने बोला है कि मैम नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है, समझ में नहीं आया यही बोल रहे हो ना? चलिए कोई बात नहीं, दोबारा समझा देती हूँ। चुप मत बैठे रहा करो। अभी तो मैंने चलो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो आपने मुझे बता दिया कि मैम नहीं समझ में आया। अगर मैं क्वेश्चन नहीं पूछती आप हाँ हाँ करके चले जाते, है ना? तो ऐसा नहीं करो। क्लास में आ भी रहे हो, समय भी लगा रहे हो, अपना भी टीचर का भी, तो कम से कम सारा ज्ञान अच्छे से ढंग से तो लेके जाओ। कहीं पर भी ऐसा लग रहा है नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो मैम नहीं समझ में आ रहा, दोबारा रिपीट कर दो, ठीक है? चलो, मैंने ये बोला है कि we have two types of codons। स्टार्ट कोडोन होता है हमारे पास में एक, जिसको हम बोलते हैं AUG, और हमारे पास होते हैं स्टॉप कोडोन्स, दैट इज UAA, UAG एंड UGA। इतनी बात अगर किसी को नहीं समझ में आई तो बताओ, ये चीज समझ में आई थी? ये जो इतना लिखा है इतना समझ में आया था? और फिर मैंने ये बताया कि AUG जो है इट कोड्स योर मेथियोनिन अमाइनो एसिड, है ना? ये क्या करता है? मेथियोनिन अमाइनो एसिड को कोड करता है। देखो होगा क्या, हमारे पास में इस तरह से एक DNA होता है। सेंट्रल डोगमा क्या कहता है? हमारे पास एक DNA होता है, ठीक है? DNA की बेटा कुछ सीक्वेंस होगी, मान लो उसकी सीक्वेंस है A T C G A A T, ये उसकी कोई सीक्वेंस है, राइट? अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं ये मान के चल रही हूँ ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड था, क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम से तो ऑब्वियसली हमारा RNA नहीं बनता, ये मैं पिछली क्लास में ही समझा चुकी हूँ, ठीक है? या वो भी समझाऊं? चलो वो भी बता देती हूँ। DNA इस तरह डबल स्ट्रैंडेड होता है, A T T A C G G A सॉरी G C, है ना? A T T A, इस तरह से एक डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा। एक की पोलैरिटी 3 to 5 है, दूसरे की 5 to 3 है, राइट? हमारा यहाँ से क्या बनता है? mRNA। क्या बनेगा? mRNA। बेटा mRNA मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना, दोनों DNA स्ट्रैंड से नहीं बनता, सिर्फ एक ही DNA स्ट्रैंड से बनता है। और किससे बनेगा? जिसकी ऑलरेडी पोलैरिटी 3 to 5 है, क्योंकि RNA पॉलीमरेज भी आपका RNA polymerase also acts in the direction of 5 to 3। तो 5 to 3 बनाने के लिए ऑफ कोर्स ये अपना टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 to 5 ही चूज करेगा, है ना? तभी एंटी पैरेलल बना पाएगा। तो अब देखो हमारे पास इस सीक्वेंस से RNA क्या आएगा? ऊपर वाली सीक्वेंस से mRNA कैसा आता है? A का ऑपोजिट U, T का ऑपोजिट A, C का ऑपोजिट G, G का ऑपोजिट C, A का ऑपोजिट U, U, T का ऑपोजिट A, ठीक है? इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं जस्ट टू, राइट? मैंने इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया। मान लो यहाँ पे T था तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? A आ जाएगा, ठीक है बच्चे? और मैं थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर देती हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइज।
स्टूडेंट्स आई नीड टू चेंज द सीक्वेंस अ बिट जस्ट टू एक्सप्लेन यू, बाकी और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। इसको भूल जाओ, ये हमने समझ लिया है कि हमारे पास डीएनए से एमआरएनए आ गया, ठीक है। हमारे पास कोई डीएनए था, उससे हमारे पास एमआरएनए आ गया, ठीक है। इतनी बात हमको समझ में आई थी। और कैसे आती है एमआरएनए की सीक्वेंस? सिर्फ आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड से। टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी इज ऑलवेज 3 to 5, तभी आरएनए पॉलीमरेज जाएगा और उस स्ट्रैंड पे बैठेगा और फिर 5 to 3 क्या करेगा, आपकी वहाँ पे पॉलीमराइजेशन करेगा और इस तरह से एमआरएनए बनाएगा। अब देखो मैंने क्या बनाया है एमआरएनए में। एमआरएनए के अंदर हमारे पास 3 के कोडोन्स होते हैं, ठीक है। ये एक कोडोन, ये एक कोडोन, ये एक कोडोन एंड ऑल राइट, इसको थोड़ा सा और चेंज कर दे रही हूँ मैं जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड, ठीक है। मुझे आपको कुछ समझाना है इसलिए मैं बार बार इसको चेंज कर रही हूँ। ओके, सो वी कैन कीप इट एज ठीक है बेटा, अभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है बच्चे। मान लो हमारे पास ये कोई एमआरएनए है। एमआरएनए में मैंने बोला आपका हमेशा स्टार्ट किससे होता है? देखो आई मेड श्योर कि मैंने स्टार्ट किससे किया, AUG से। तो हर एमआरएनए में जो आपका स्टार्टिंग कोडोन होता है that will always be AUG। इतनी बात समझ में आई? फिर आपका कोई प्रोटीन बनेगा, कोई अमाइनो एसिड्स बनेंगे, और जहां पर भी इनमें से कोई 3 आ गया वहां पे हमारी रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है AAG। तो देखो AAG क्या बनाता है? AAG बना रहा है लाइसीन, यहां से हमको मिला लाइसीन, ठीक है। फिर है CUU। CUU क्या बनाता है? इट इज मेकिंग ल्यूसीन, ठीक है, ये बना रहा है ल्यूसीन। फिर हमारे पास आ गई क्या? UAA। ये UAA इज वन ऑफ योर स्टॉप कोडोन, यानी यहाँ पर अब पॉलीमरेज, अब हमारा जो भी कैटलाइज करेगा एंजाइम, उसके बारे में मैं अभी बताती हूँ। तो यहाँ पर ये क्या कर देगा? रिएक्शन को स्टॉप, बिकॉज ये क्या आ गया? इट्स अ स्टॉप कोडोन। ये क्या आ गया स्टूडेंट्स? यहाँ पर इसने कर दी हमारी रिएक्शन को स्टॉप, ये आ गया स्टॉप कोडोन। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ से जो प्रोटीन बन के आएगा उसके अंदर एक लाइन, why the OBS is not working? बीच में कुछ चला गया था क्या? चलो ठीक है, डन है बेटा। आप मुझे बताओ, अब समझ में आया? अब आपको यहाँ पर चीजें समझ में आई? इतनी बात क्लियर हुई? बोलिए, या इसमें भी कंफ्यूजन है? ये भी नहीं समझ में आया?
क्लियर हो गया? चलो वेरी नाइस, थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग। अब मेरा क्वेश्चन दोबारा से आप लोगों के लिए, मेरा सवाल अभी भी वही का वही है कि स्टार्ट कोडोन बेटा, it is not a stop codon, it's a start codon, and it is one of that codon which codes for a amino acid. मैंने आपको बताया था ना कि AUG एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। किसके लिए करता है? यानी कि हमारा जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा, फर्स्ट अमाइनो एसिड हर प्रोटीन के अंदर क्या होने वाला है? अगर हर आरएनए AUG कोडोन से स्टार्ट होता है तो हर प्रोटीन का पहला अमीनो एसिड क्या होगा? मेरा सवाल दोबारा से आपके लिए, अब बताओ प्लीज। ओके ग्रेट नवजोत, कोई बात नहीं। क्वेश्चन का आंसर कोई करना चाहेगा? एनीबडी? माय क्वेश्चन इज स्टिल द सेम। बोलिए बच्चों, एनीबडी? ए क्या है? ए कोई अमाइनो एसिड है क्या? मैम हम नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेंगे मैम। अच्छा कोई बात नहीं, ओके। नहीं समझ में आया? अरे भाई यहाँ कुछ लिखा है, इसको देखो क्या लिखा है। अगर AUG बेटा मेथियोनिन को कोड कर रहा है तो पहला अमीनो एसिड मेथियोनिन ही तो होगा यार। अब पिटाई होने वाली है सबकी, दिमाग बंद करके बैठे हो मुझे लग रहा है। भाई इतना सिंपल सा क्वेश्चन मैं 50 बार पूछ चुकी हूँ। आई एम सेइंग कि अगर पहला कोडोन AUG है तो भाई AUG मेथियोनिन ही तो बना रहा है, तो पहला अमाइनो एसिड हमेशा हमारा मेथियोनिन ही तो होगा। अब भी नहीं समझे? मेरा क्वेश्चन इतनी देर से वही है कि फर्स्ट अमाइनो एसिड किसी भी प्रोटीन का क्या होगा? पहला अमाइनो एसिड क्या होगा? अगर पहला कोडोन AUG है तो अमाइनो एसिड भी तो यही होगा ना जो उसको कोड कर रहा है। और AUG किसको कोड करता है? मेथियोनिन को करता है। सिंपली मैंने जब बाकी चीजों के लिए यहाँ चार्ट यूज किया था तो आप इसके लिए भी चार्ट यूज कर सकते थे ना। AUG देखो मेथियोनिन, और यहाँ मैंने लिखा भी है, इट्स रिटन ट्वाइस ऑन द बोर्ड। ध्यान से देखो मैम क्या पढ़ा रही है। ऐसे अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ के जाओगे तो जेनेटिक्स कभी समझ नहीं आएंगी। आई एम टेलिंग यू, कहीं उलझ के रह जाओगे। नीट तो छोड़ो, बोर्ड एग्जाम तक में लिख नहीं पाओगे। समझ रहे हो? इट्स अ हार्श रियलिटी। जेनेटिक्स इज डिफिकल्ट और रटने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। बायोलॉजी इज नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन। अब बोलो, अब समझ में आया? अभी क्लियर हुआ या अभी भी नहीं हुआ? या तो मुझे शायद आज लग रहा है कि मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है चीज़ों को। हाँ, इज इट सो? चलिए कोई बात नहीं, अगर ऐसा भी है तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और अभी ये दोबारा से ये चीज़ आएगी। अब देखो आपको दोबारा से ये बताऊंगी तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। उससे पहले एक बार फटाफट से हम देख लेते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोडोन। जेनेटिक कोडोन के कुछ फीचर्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और साथ में ये क्या है, आपके नीट एग्जाम में भी यहाँ से सवाल बन जाते हैं। तो देखिए एक एक करके। सबसे पहला फीचर है हमारे जेनेटिक कोड का कि कोडोन हमेशा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट बोले तो ये हमेशा 3 नाइट्रोजन बेसिस से बना होगा, ठीक है। तो 3 नाइट्रोजन बेस मिलके क्या बना रहे हैं, 1 कोडोन, ठीक है। 3 नाइट्रोजन बेस मिलके क्या बनाते हैं, ये कोडोन। अब इनमें से ये कोई भी हो सकता है, ये ए भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, जी भी हो सकता है। नेक्स्ट, 61 कोडोन्स कोड फॉर अमाइनो एसिड्स। 61 जो होते हैं जेन्युइनली कोडिंग वाले होते हैं, जो कोड कर रहे हैं। बाकी 3 क्या है, ये मैं बता चुकी हूँ, वही रिपीट हो रहा है यहाँ। 3 क्या होंगे, दीज विल बी स्टॉप कोडोन्स, जो किसी के लिए भी कोड नहीं कर रहे। कौन से हैं वो, कौन से हैं वो, दोज आर योर UAA, UAG एंड UGA। डन। नेक्स्ट बोला जाता है कि जेनेटिक कोडोन जो होते हैं, 1 कोडोन कोड्स फॉर ओनली 1 अमाइनो एसिड। एक कोडोन सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। कोई भी हमने अभी तक जो कोडोन देखा था, तो वो या तो ल्यूसीन को करेगा, या लाइसीन को करेगा, या अर्जिनिन को करेगा, या ट्रिप्टोफान को करेगा। एक कोडोन दो को तो नहीं कर रहा था ना, सिर्फ एक को करता है। एक कोडोन एक अमाइनो एसिड। क्लियर। 1 कोडोन कोड्स फॉर ओनली 1 अमाइनो एसिड, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, ये क्या है, स्पेसिफिक है और अनएम्बिगुअस है। एम्बिगुअस होता है कुछ भी, है ना, कोई मतलब किसी को भी कर रहा है, नहीं, ये अनएम्बिगुअस है, यानी हाईली स्पेसिफिक है। नेक्स्ट है, some amino acids are coded by more than 1 codon। कुछ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं एक से ज्यादा अमाइनो एसिड को कोड कर रहे होते हैं। Hence the code is degenerate, इसीलिए कोड क्या होता है, डीजेनरेट होता है। आई बात समझ में। कुछ अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, एक से ज्यादा कोडोन के लिए कोड कर रहे होते हैं। हेंस जो कोड होता है दैट इज डीजेनरेट। मतलब हमने देखा था ल्यूसीन को इटसेल्फ कोड करने वाले 7 अमाइनो एसिड्स थे, तो एक अमाइनो एसिड को कोड करने वाले बहुत सारे आपके कोडोन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, द कोडोन इज रेड इन अ कॉन्टिग्युअस फैशन। बेटा यहाँ पे हम इसको कॉन्टिन्यूसली पढ़ते हैं, जैसे UAA, UAG, UGA, UUU, UCA, तो एक कॉन्टिन्यूअस फैशन में पढ़ते हैं, बीच में कोई कॉमा, कोई हैश, कोई हाइफन कुछ नहीं लगाते, ठीक है। आपका मान लो UCA है, तो ये एक कॉन्टिन्यूअस फैशन में आप इसको ऐसे ही रीड करेंगे। आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, पेपर में भी नहीं लिखेंगे, मार्क्स कट जाते हैं। तो ये सब नहीं चलेगा, ऐसे कॉन्टिन्यूअस फैशन में एक कोडोन। क्लियर। नो पंचुएशन, कोई पंचुएशन नहीं लगाना। डन। ठीक है, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट, द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। बेटा यहाँ पे जो कोड्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, ऑलमोस्ट आपके यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेके एक ह्यूमन तक, अगर U इज कोडिंग फॉर
फिनाइल एलेनिन फॉर एग्जाम्पल, तो यू विल कोड फॉर फिनाइल एलेनिन इन एवरी ऑर्गेनिज्म, चाहे आपका मंकी हो, डॉग हो, बैट हो, छिपकली हो, चूहा हो, सांप हो, मगरमच्छ हो, है ना, हाथी हो, दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसमें ट्रिपल यू विल ऑलवेज कोड फॉर फिनाइल एलेनिन। ठीक है, तो ये क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। कुछ एक्सेप्शंस देखो, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, ये दो ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक्सेप्शंस जरूर मिल जाते हैं, है ना। एक तो आपकी इनऑर्गेनिक में दुनिया भर के एक्सेप्शंस, और बायोलॉजी में भी हमको एक्सेप्शंस मिल ही जाते हैं। तो एक्सेप्शन क्या है इस रूल का, देखो कुछ हमको थोड़ा सा डिफरेंस मिला है, कहाँ पर, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के कोडोन्स में एक्सेप्शन मिला है, ठीक है, और कहाँ मिला है, इन सम प्रोटोजोन्स, कुछ प्रोटोजोन्स में भी मिला है, ठीक है, कुछ प्रोटोजोन्स में भी हमको एक्सेप्शन मिला है। प्रोटोजोआ होते हैं ना हमारे, अमीबा, पैरामीशियम, तो उनमें से नॉट अमीबा पैरामीशियम बट कुछ प्रोटोजोअन में, उतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ लो, उतना इनफ है। एयूजी हैज डुअल फंक्शन, क्या कि ये स्टार्ट भी करता है, स्टार्ट कोडोन भी है, एंड इट इज ऑल्सो कोडिंग फॉर मेथियोनिन, ठीक है। साथ में ये एक तो ये रिएक्शन को स्टार्ट भी करता है एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन, तो ये इनिशिएशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम, क्या नेटवर्क इश्यूज आ गए, 5 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं भाई, बहुत बैक टू बैक क्लासेस चल रही हैं।
चलिए, सो कैन वी रिज्यूम नाउ? आई होप सबके नेटवर्क्स आर ऑल्सो बैक, सो ओके, कोई बात नहीं. सो आई होप नाउ नेटवर्क्स का इशू नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है म्यूटेशन. देखो, म्यूटेशन जो है, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, एंड वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को थोड़ा जल्दी कवर करूँगी, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डन इट, राइट. हमारे पास में स्टूडेंट्स दो तरह के म्यूटेशंस हैं, आइदर वी हैव पॉइंट म्यूटेशन और वी हैव फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. तो पॉइंट में क्या है? पॉइंट में मान लो आपका यहाँ से क्या हो गया, ये जो C था इसकी जगह G आ गया. तो पॉइंट में क्या होता है, एक सिंगल बेस पेयर का चेंज आ रहा है, एंड उससे आपका एक एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगा, बट स्टिल इट्स वर्केबल, राइट. बट आपके फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है, आइदर द डिलीशन और एडिशन, जिसकी वजह से मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, याद है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में, कि आपकी पूरी की पूरी लाइन ही शिफ्ट हो जाती है. आप जैसे असेंबली में खड़े हैं, बच्चों की लाइन है, बीच में अगर कोई घुस जाता है तो पूरा का पूरा लाइन शिफ्ट हो जाता है. सिमिलरली अगर कोई भी एक यहाँ पर नाइट्रोजन बेस को इंट्रोड्यूस कर दिया, सारा फ्रेम आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है. सिमिलरली अगर यहाँ से कुछ डिलीट भी हो जाता है तो भी सेम चीज होगी, सब पीछे 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 चला जाएगा, एंड इट विल अफेक्ट द एंटायर सीक्वेंस. इसी को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट, और यहाँ पे हमारा प्रोटीन एकदम बर्बाद, ट्रंकेटेड प्रोटीन बनता है. क्लियर बच्चे, अंडरस्टूड दिस? ठीक है, इसको नोट्स में डाल देती हूँ, ऑल्दो हमने इसको डिटेल में पहले ही कर लिया था, तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर भी आप इसको रेफर कर लेना समझने के लिए. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रांसलेशन. सो ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पे हमारे mRNA से क्या बन रहा होता है, प्रोटीन. ठीक है, mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है. इसी प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं. सो यहाँ पे व्हाट ऑल आर द रिक्वायरमेंट्स, क्या यहाँ पे मशीनरी होती है इसकी? सबसे पहले तो हमको चाहिए क्या, एक मैसेंजर आरएनए, जिससे हम प्रोटीन बनाएंगे. तो पहले तो हमारे पास वो आरएनए होना चाहिए जिससे प्रोटीन बनेगा. तो पहली चीज तो हो गई ये आरएनए. दूसरा, इसको कैटलाइज करने वाला एंजाइम. भाई जैसे हमने देखा था रेप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में, वहाँ पे एंजाइम्स होते हैं ना जो रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं. तो जैसे कि हमारी कौन सी थी, रेप्लिकेशन थी, वहाँ पे द एंजाइम इज DNA पॉलीमरेज एंजाइम. सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास कौन सा एंजाइम होता है, RNA पॉलीमरेज इन योर ट्रांसक्रिप्शन. यहाँ पे इन द केस ऑफ ट्रांसलेशन वी हैव नो पॉलीमरेज, वी हैव योर राइबोसोम. जी, ये वही राइबोसोम है जो प्रोटीन बनाता है. पढ़ रहे थे ना बचपन से, देखो अब सीखेंगे कैसे बना रहा है. याद करो वो दिन जब आपको क्लास 11th में सेल चैप्टर में हजारों बार ये बात बताई गई होगी कि प्रोटीन को बनाने वाला ऑर्गेनेल कौन सा होता है, राइबोसोम. वहां तक हम उसको ऑर्गेनेल बोल रहे थे. अब जरा उसकी देख लेते हैं कि वो रिएक्शन कैसे कर रहा है. बिकॉज इट इज कैटलाइजिंग अ रिएक्शन. इट इज व्हाट, इट इज अ एंजाइम. ये क्या है, एक एंजाइम है, क्योंकि ये इस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है. ठीक है, तो दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, enzyme which is responsible for catalyzing the reaction, that is ribosome. राइबोसोम के बारे में थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते होंगे कि राइबोसोम की दो यूनिट्स होती हैं, एक लार्ज सब यूनिट और एक छोटी सब यूनिट. और इस राइबोसोम के पास अपना खुद का राइबोसोमल आरएनए भी होता है ना. वो भी यहाँ दिखाया गया है कि इसके पास क्या है, अपना खुद का राइबोसोमल आरएनए भी रहता है. क्लियर?
यही आपकी रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा होगा। एंड लास्टली हमारे पास यहाँ पे एक और आरएनए होता है, दैट इज टीआरएनए। ट्रांसलेशन एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे हमारे तीनों तरह के आरएनए प्रेजेंट होते हैं, एमआरएनए भी, आरआरएनए भी, टीआरएनए भी। टीआरएनए यहाँ पर एक ऐसे अडेप्टर का काम करता है ना, जो हमारे लिए, ये बेसिकली स्विगी बॉय है। क्या है ये? स्विगी बॉय है जो ये हमारे लिए क्या ला रहा है? पार्सल। पार्सल बॉय बोल लो, स्विगी छोड़ो, ये पार्सल बॉय है टीआरएनए। ये हमारे लिए अमाइनो एसिड ले लेके आता है, और अमाइनो एसिड लाके किसको देता है? इस राइबोसोम को देता है ना। राइबोसोम क्या करेगा? समझो, राइबोसोम रिएक्शन को कैटलाइज करता है। रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए हमको एक टेम्पलेट चाहिए, वो हमको एमआरएनए दे रहा है। तो यानी कि इस एमआरएनए की सीक्वेंस को पढ़ा जाएगा और फिर हमारा प्रोटीन बनाया जाएगा। प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड कहाँ से आएंगे? वो हमारा टीआरएनए लेके आएगा। अब कौन सा अमाइनो एसिड लाना है वो राइबोसोम तय करेगा आफ्टर रीडिंग द फ्रेम ऑफ योर एमआरएनए। 3 का कोडोन रीड करता जाएगा, ठीक है, और एक एक अमाइनो एसिड उसको टीआरएनए से मंगवाएगा ताकि प्रोटीन बना सके। चलो अभी इसको पढ़ते हैं, डिटेल में समझते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। देखिए, बिफोर दिस एक बार जरा हम टीआरएनए का प्रोसेस भी, चलो इसको मैं अभी बताती हूँ, पहले हम इधर आ जाते हैं। सी सच अ प्रिटी जिफ। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे समझने की कोशिश करो क्या चल रहा है। ये हमारे पास इस तरह से आरएनए है, ये देखो ये क्या है? दिस इज योर राइबोसोमल आरएनए, यानी हमारा राइबोसोम जो क्या कर रहा है, इस एमआरएनए को आगे आगे बढ़ के रीड करता जा रहा है, और साथ में अपने हाथों से क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। ये प्रोटीन कौन ला रहा है? देखो टीआरएनए जी ला रहा है ना। टीआरएनए टोपी पहन के है ना, पार्सल वाली, सी वो पार्सल ला रहा है, यानी वो अमाइनो एसिड ला रहा है, आके राइबोसोम को दे रहा है। राइबोसोम क्या कर रहा है? इसको रीड करता जा रहा है और आपके प्रोटीन्स बना रहा है। बेटा इतनी बात समझ में आ गई तो एक बार फटाफट से थम्स अप बना दो, नहीं तो मुझे लगेगा कि आपको शायद कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आई हैव ऑलरेडी कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी, इस चैप्टर में बहुत एनर्जी लगती है बिल्कुल। अब मेरा ये चीज़ पूरा पेन कर रहा है बोल बोल के, है ना, तो प्लीज़ कॉपरेट अ बिट सो दैट मैं भी अपनी एनर्जी सही जगह यूज़ करूँ। अगर नहीं समझ में आया तो अभी बता दो, मैं रिपीट कर दूंगी, पता चले मैं आगे बढ़ जाऊँ और उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो दैट्स ऑफ नो यूज़, नीदर फॉर मी नीदर फॉर यू। हाँ जी बोलो जल्दी से, आ गया? चलो ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग। अब देखो टीआरएनए का स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ से बड़े सारे सवाल बन जाते हैं। टीआरएनए में क्या चल रहा है? टीआरएनए का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? इट इज योर टर्शियरी स्ट्रक्चर। टीआरएनए के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर और एक होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज इनवर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये कैसा होता है? दिस इज योर क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। जो हमको यहां दिखाई दे रहा है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। इस क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर में अगर आप देखते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक सबसे ऊपर एक आर्म होती है which is always having this group, that is
CCA का सीक्वेंस इसके पास होगा एट द 3 प्राइम एंड। इसके 3 प्राइम एंड पे हमेशा ये CCA सीक्वेंस होता है, और ये यहाँ पर आपके एक्सेप्टर यानी अमाइनो एसिड के एक्सेप्टर का काम करती है ये सीक्वेंस। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग द अमाइनो एसिड। ठीक है, देन बच्चे फिर हमारे पास होता है यहाँ पर इस तरह से डाईहाइड्रोयूरिडिन। एक लूप है जिसके अंदर हमारे पास ऐसे यूरिडीन्स प्रेजेंट हैं जिनके अंदर डाईहाइड्रो कंडीशन है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डी लूप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोयूरिडीन। इस तरफ आओ तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं टी लूप, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्यूडो यूरिडीन जिसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारे पास स्यूडो यूरिडीन प्रेजेंट होते हैं। तो ये नॉर्मल यूरिडीन नहीं है, इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। ये स्यूडो यूरिडीन है, वो डाईहाइड्रोयूरिडीन है। और यहाँ पर अगर हम आते हैं तो बेटा ये वाला जो लूप होता है ना, दिस इज ऑलवेज व्हाट, दिस इज योर डोन लूप पे क्या सीक्वेंस होगी, ए का ऑपोजिट यू, ए का ऑपोजिट यू एंड सी का ऑपोजिट जी। तो यानी यहाँ पे सीक्वेंस होने वाली है यू यू जी इन द एंटीकोडोन। एंटीकोडोन बोले तो कोडोन का ऑपोजिट, कोडोन का ऑपोजिट। तो जो भी mRNA की सीक्वेंस होगी उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट ये होने वाला है। और बेटा इसमें यहाँ पर हमारा जो तीसरा होता है ना, दैट इज ऑलवेज अ हिला हुआ स्ट्रक्चर। वो नाइट्रोजन बेस कभी भी वहां से शिफ्ट हो सकता है ना, जिसकी वजह से ये हमारे यहाँ पे मल्टीपल चेंजेस देखने को मिलते हैं इन द एंटीकोडोन सीक्वेंस, और इसी को हम बोलते हैं वॉबल पोजीशन। ये तीसरी जो पोजीशन होती है वॉबल पोजीशन होती है, ये कभी भी वॉबल कर जाती है, और इसी को हम बोलते हैं वॉबल हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं इसी को, वॉबल हाइपोथेसिस। क्लियर, ये बात हो गई टीआरएनए के स्ट्रक्चर की। अब आ जाओ, देखो बेटा ये जो टीआरएनए है ना, ये इनिशियली इस तरह से क्लोवर लीफ होता है। मैंने आपको बताया क्लोवर लीफ इज अ 2D स्ट्रक्चर। देखो कैसा दिखता है क्लोवर लीफ, ऐसा दिखता है ना। ठीक है, यही आपका जब 3D स्ट्रक्चर बना 3 डिग्री स्ट्रक्चर बनाता है तो ये कुछ इस तरह से लूप हो जाता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से। अब देखो इसकी शेप थोड़ी थोड़ी इन्वर्टेड एल जैसी नजर आ रही है या नहीं आ रही, इन्वर्टेड एल जैसी शेप लग रही है इसकी, यस और नो, इसीलिए इसको इन्वर्टेड एल शेप बोलते हैं। ठीक है, ये इसीलिए इन्वर्टेड एल शेप कहलाती है। ये घूम के इस तरह बन जाता है। क्लियर, तो हमारे पास जब फाइनली टीआरएनएज होते हैं वो इसी शेप में होते हैं। चलो अब ट्रांसलेशन को समझते हैं। ट्रांसलेशन भी जिस तरह से हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन में भी सेम ही स्टेप्स होते हैं। पहला होगा इनिशिएशन, नेक्स्ट होगा आपका पॉलीमराइजेशन यानी कि एक्सटेंशन, एंड तीसरा टर्मिनेशन। तो जो सेम स्टेप्स हमने ट्रांसक्रिप्शन में देखे थे वही सेम स्टेप्स यहाँ पर भी होने वाले हैं। क्लियर, अगर हम बात करते हैं इनिशिएशन की, सबसे पहले हम इनिशिएशन स्टेप को समझते हैं। इनिशिएशन की शुरुआत होती है टीआरएनए की चार्जिंग से। कैसे होती है,
with the charging of your tRNA. ठीक है, tRNA की चार्जिंग से शुरुआत होती है किसकी, आपके इनिशिएशन की, राइट। इनिशिएशन की शुरुआत किससे होती है, विद द चार्जिंग ऑफ tRNA. ओके, so let's see how this charging happens. Charging is basically a reaction, a chemical reaction जिसको हम बोलते हैं अमीनो असाइलेशन रिएक्शन. शायद आप लोगों ने इस तरह की रिएक्शन अपनी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा. यस और नो पढ़ी है ना, एसाइलेशन एंड एसिटाइलेशन रिएक्शंस पढ़ी है, कुछ कुछ रिकॉल कर पा रहे हो केमिस्ट्री से. देखो वही सेम रिएक्शन यहाँ भी होती है. सो होती कैसे है चार्जिंग स्टार्ट, सबसे पहले हमारे पास में ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज द एंजाइम. एंजाइम के पास हमेशा क्या होते हैं, सबस्ट्रेट के लिए जगह होती है जहाँ पे वो आके बाइंड करते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, हमारा मेथियोनिन. चार्जिंग किसकी होती है, चार्जिंग हमेशा फर्स्ट अमाइनो एसिड की हो रही है, यानी किसकी, मेथियोनिन की. ठीक है, मेथियोनिन से शुरुआत होती है. आपको याद होगा मैंने आपको क्वेश्चन कितनी बार पूछा था ना कि बेटा अगर AUG mRNA का फर्स्ट कोडोन होता है तो आपकी फर्स्ट प्रोटीन फर्स्ट अमाइनो एसिड क्या बन रहा होगा, दैट इज मेथियोनिन. और इसी मेथियोनिन की क्या होती है, चार्जिंग. यानी आपकी रिएक्शन हमेशा ट्रांसलेशन की मेथियोनिन से स्टार्ट होती है. तो मेथियोनिन इज एन अमाइनो एसिड, इसकी क्या हो रही है, चार्जिंग हो रही है आपकी tRNA की. अब tRNA को मेथियोनिन के साथ जोड़ दिया जा रहा है. क्या कर रहे हैं, tRNA को सबसे पहले हम tRNA को मेथियोनिन देंगे कि भाई पहले सबसे पहले मेथियोनिन को लेके जा, क्योंकि मेथियोनिन सबसे पहला अमाइनो एसिड होगा. ठीक है, उसके लिए देयर इज द खर्चा ऑफ ATP. इस रिएक्शन के लिए, चार्जिंग के लिए हमको ATP का खर्चा करना पड़ता है. तो ATP यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होती है. ठीक है, और आपका एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और आपका मोनोफॉस्फेट यहाँ से रिलीज हो जाएगा. C ये यहाँ से बाहर आ गया. तो इस एनर्जी के खर्चे के दौरान हमने क्या किया, tRNA के पास में हमारा मेथियोनिन अमाइनो एसिड को चिपका दिया. ठीक है, अभी tRNA यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज हो गया. tRNA क्या हो गया, चार्ज हो गया. चार्जिंग के लिए हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे अमाइनो एसिड को चिपका दिया. देखो ये अमीनो असाइलेशन रिएक्शन है. असाइलेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, आपके ये अमीनो एसिड है, ये ATP है. ठीक है, ये अमीनो एसिड है, ये ATP है, ये आपका मेथियोनिन इस तरह रहता है. स्टूडेंट्स रिएक्शन को जरा यहाँ पे ध्यान से देखने को, नोबडी विल आस्क यू दिस रिएक्शन, मैं बस ऐसे ही समझा रही हूँ आपको. ठीक है, आपसे कोई नहीं पूछेगा. तो ATP में यहाँ पे क्या हुआ, ये दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से टूटे. देखो यहाँ से ये दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से ब्रेक हो गए. ठीक है, जब ब्रेक हुआ यहाँ से निकली बहुत सारी एनर्जी, है ना. ATP के बॉन्ड्स के बीच में एनर्जी स्टोर्ड होती है ना, तो यहाँ से एनर्जी निकली और इसी एनर्जी ने हेल्प किया इसको इसके साथ जोड़ने में. ठीक है, दूसरा पेन ले लेती हूँ मैं. अब इसी एनर्जी ने हेल्प किया इस अमाइनो एसिड को इसके साथ जोड़ने में. ठीक है, तो जब ये इसके साथ जुड़ेगा ये अमीनो असाइल AMP बन जाएगा, अडीनोसिन मोनोफॉस्फेट रह गया. ठीक है, यहाँ से ये आपका दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर हो गए. ठीक है, अभी हमको मोनोफॉस्फेट नहीं बनाना, हमको क्या बनाना है, हमको इसको tRNA के साथ जोड़ना है. अब देखो रिएक्शन में हम tRNA को लाए, tRNA जब आता है तो tRNA आके स्टूडेंट्स हमारे किसके साथ, देखो ये tRNA है, tRNA के साथ हमारा ये स्ट्रक्चर जुड़ गया, यानी अमीनो असाइल का स्ट्रक्चर जुड़ गया. ठीक है, और यहाँ पर जो AMP है वो क्या हो गया, बाहर निकल गया.
तो फाइनली हमारे पास क्या बच जाता है, अमीनो असाइल टीआरएनए। क्या बच गया हमारे पास, अमीनो असाइल टीआरएनए। क्लियर? मैं बार बार कह रही हूँ ये रिएक्शन आपसे कोई नहीं पूछेगा, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे। इनिशिएशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है क्या, इलोंगेशन। तो यहाँ पर सिंपली हमारा क्या चल रहा है, इलोंगेशन या एक्सटेंशन चल रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले स्टेप पे हमारा ये देखो, ये पहला स्टेप था जहां चार्जिंग हो गई थी टीआरएनए की। ये हमारा टीआरएनए है जो चार्ज है। ठीक है, ये टीआरएनए है बेटा, ये मेथियोनिन को लेके आया हुआ है, ये चार्ज टीआरएनए है। देखो पहली सीक्वेंस हमेशा AUG होती है ना, पहली सीक्वेंस AUG होती है, यानी टीआरएनए के एंटीकोडोन पे सीक्वेंस क्या होगी, UAC, एंड इट विल ऑलवेज कोड फॉर मेथियोनिन। AUG हमेशा मेथियोनिन के लिए कोड करता है, इसीलिए वहां पे टीआरएनए मेथियोनिन लाया है। मैंने मतलब आई गेस मैंने इस क्लास में ये वाली लाइन, आई एम नॉट जोकिंग, 20 टाइम्स तो बोल दिया होगा। अब भी याद नहीं रहेगी तो पिटाई हो जाएगी सबकी। ठीक है, ध्यान से सुनते रहा करो। उसके बाद स्टूडेंट्स अब क्या होगा, ये राइबोसोमल यूनिट थोड़ा आगे बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा चार्जिंग जब होती है तो इनिशियली सबसे पहले हमारा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। और वो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, उसमें सबसे पहले हमारा mRNA आता है। ठीक है, राइबोसोमल की स्मॉल यूनिट आती है और चार्ज्ड टीआरएनए आता है। ठीक है, फिर उसके बाद वहां पे लार्ज राइबोसोमल यूनिट भी आके बैठ जाती है। जब ये सारा इकट्ठा एक साथ सामान हो जाएगा तब ये बना देगी क्या, आपका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और यही स्टार्ट करेगी हमारी रिएक्शन को। यहाँ हमारी रिएक्शन अब स्टार्ट हो चुकी है। देखो अब ये स्टूडेंट्स, ये राइबोसोम ने AUG को तो पढ़ लिया, अब नेक्स्ट सीक्वेंस की तरफ चल रहे हैं हम। नेक्स्ट हो गए UUC। UUC आपको याद होगा कोड्स फॉर फिनाइल एलानिन, है ना। तो यानी कि यहाँ अब राइबोसोम नेक्स्ट टीआरएनए को बोलेगा कि जाओ फिनाइल एलानिन लेके आओ, अगला कोड फिनाइल एलानिन का है। ये टीआरएनए यहाँ पर आएगा, इसके एंटीकोडोन पे देखो बेटा, है ना एकदम क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, U का ऑपोजिट A, U का ऑपोजिट A, C का ऑपोजिट G। ये ले आया फिनाइल एलानिन और यहाँ पे इसने क्या करा, इसने आपके इस मेथियोनिन के साथ फिनाइल एलानिन को जोड़ दिया। और इससे पहले वाला जो ये होता है टीआरएनए, इसको यहाँ से भगा दिया, चलो निकलो यहाँ से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बेसिकली इस राइबोसोम की 3 साइट्स होती हैं, E, P एंड A साइट्स। नोबडी विल टेल यू दिस, क्योंकि ये बहुत हायर क्लासेस में, इवन आपके बैचलर्स और मास्टर्स में ये सब पढ़ाया जाता है। तो ये जो EPA साइट्स होती हैं बेसिकली क्या होती है, E इज फॉर एग्जिट, ये वो जगह है जहाँ से अब इसको धक्का मारेगा और बाहर निकालेगा क्योंकि इसका काम हो गया है। A इज फॉर नेक्स्ट, आपका जो भी अगला आ रहा होता है। और P साइट किसके लिए होती है, फॉर कैटलाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो UUC के बाद नेक्स्ट सीक्वेंस क्या थी, CGA। तो CGA कोड्स फॉर आर्जिनिन। अब ये नेक्स्ट टीआरएनए को बोलेगा जाओ आर्जिनिन लेके आओ, अब ये आर्जिनिन लाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या चलेगी, हमारी पूरी एक्सटेंशन रिएक्शन चलेगी, ये आगे बढ़ता रहेगा और इस तरह से प्रोटीन्स बनाता रहेगा, अमीनो एसिड्स जोड़ता रहेगा, प्रोटीन्स बनाता रहेगा। फाइनली लास्ट में जाके ये कब रुकेगा बच्चों, बताओ, चलो मुझे बताओ कमेंट में, ये रुकेगा कब? क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा सारी जिंदगी या ये कभी रुकेगा भी? अगर रुकेगा तो कब रुकेगा, मुझे जरा फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चलिए, आई वांट एवरीवन टू आंसर नाउ प्लीज। थोड़ा सा आप लोग भी क्लास में अपने इनपुट्स देंगे तो थिंग्स वुड बी बेटर।
कोई तो बच्चा आंसर करो भाई, किसी को ना किसी को तो करना ही पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि yes students, no one, लोकेश आपको पता है बच्चे आंसर? Do you want to try? नहीं नहीं बताना चाह रहे भाई? हम्म चलिए कोई बात नहीं, अगर आप नहीं आंसर कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग बट यूज करो, है ना, थोड़ा सा और पुश करो अपने आप को इस पूरा चैप्टर में, ठीक है। चीज़ें शायद हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हो तो टफ लगे। सो स्टूडेंट्स देखो ये कब आके रुकेगा, जब इसको कोई टर्मिनेटर सीक्वेंस मिलेगी, है ना, क्या मिलेगी इसको, कोई टर्मिनेटर सीक्वेंस। आरएनए पे अगर आपका कहीं पर भी जाके AUG, सॉरी माय बैड, UAG, UGA या फिर UAA मिल जाता है तो ये आपकी पूरी की पूरी मैकेनिज्म यहीं पर रुक जाएगी, है ना। दैट वुड बी व्हाट, योर लास्ट कोडोन, और वहां पर tRNA ना आके, क्योंकि इट इज नॉट कोडिंग फॉर एनीथिंग ना, ठीक है, तो यहाँ पर tRNA नहीं आता, बल्कि क्या आता है हमारा एक रिलीजिंग फैक्टर, वी कैन से टर्मिनेटिंग फैक्टर आता है, ठीक है। ये वो tRNA होगा which will not be coding for anything and it will stop the reaction। इसके बाद आपका प्रोटीन इस तरह बाहर निकल जाएगा and rest of the things, आपकी पूरी की पूरी मशीनरी जो है, आपके दोनों राइबोसोमल यूनिट्स, योर mRNA, एवरीथिंग विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर, ताकि नेक्स्ट टाइम दोबारा आके ये उसी तरह की रिएक्शन को फिर से कैटलाइज कर सके। डन बच्चे, यस और नो, ठीक है। ये रीकैप यहाँ कैसे गया, ठीक है बेटा जी, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर। हाँ, किसी को कोई ऐसी दिक्कत अभी तक, परेशानी, कुछ यहाँ समझ नहीं आया है तो प्लीज लेट मी नो। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे बता दो, है ना। किसी को भी कुछ दिक्कत आई हो तो मुझे प्लीज बता दीजिए यहाँ तक।
चलिए, इफ एवरीथिंग इज सॉर्टेड सो कैन वी एंड द क्लास हियर. ठीक है, वी आर डन, राइट. सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं लैक ओपेरॉन, और शायद से मैं आपको वहाँ पे थोड़ा सा HGP के बारे में भी बता दूँ. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमारे नेक्स्ट क्लास के होंगे. तब तक स्टूडेंट्स, ये सब जो पढ़ाया गया ना, इट्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. ये सब आप प्लीज़ NCERT से रीड ज़रूर करना. कुछ भी डाउट आता है, do ask me in the next class so that all of your doubts can be solved and you can continue with the further topics. Okay, chaliye, done. All right, thank you so much बच्चों, and good night, bye bye.